डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 7वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। पिछले हफ्ते हमने सुल्तान मोहम्मद शाह की सियासी जिंदगी के बारे में बात की थी। आज हम उनकी जो सिस्टम है, आगा खानी सिस्टम, ये आज जो आपको नजर आती है वो बनाई है सुल्तान मोहम्मद शाह ने, और इसकी खूबियां जो है कि कितनी खूबसूरत तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को एक मेंटल प्रिजन में कैद कर लिया जो आज तक वो छूट नहीं पा रहे हैं। तो ये क्रिएशन जो है कि ऐसी जेल कि जहां से आप छूट नहीं सकते हो। आप अगर ईंट पत्थर की दीवार होती तो आप छूट भी भाग भी जाते, लेकिन एक ऐसी मेंटल प्रिजन है कि जहां पर लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो प्रिजन है, और उसमें वो जो है कैदी बड़े खुश। तो ये कैसे हो गया? ये इंसान के साथ किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये सुल्तान मोहम्मद शाह ने करके दिखाया। तो वो सिस्टम की बात आज हम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये सिस्टम को बयान करते करते, समझाते समझाते मुझे 2-3 एपिसोड इसी में लग जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सिस्टम के लिए। सुल्तान मोहम्मद शाह की ये सिस्टम को समझने से पहले क्या थी सिस्टम आगा खानियों में, उसको भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। अब जब वो इमाम बने थे, 8 साल के बच्चे थे वो, तो उस जमाने में सिस्टम सिर्फ इतनी थी कि भाई इमाम जो है उसको लोग जमात खाने में जो दसौंद वगैरह जमा होती थी वो उनको देते थे, इमाम उनको फरमान सुनाते थे, और जमात खाने में जो है कि लीडरों को वो अपॉइंट करते थे, और वो लीडर जो है कि जमात खाना चलाते थे, और पैसा उन तक पहुंच जाता था कैश में। अगर इमाम ईरान में रहते थे जिस जमाने में, तो ईरान में लोग जो है बाय फुट सफर करते थे इंडिया से लेकर ईरान तक। फिर इमाम इंडिया आ गए तो आसानी हो गई कि भाई पैसे वहीं पर उनको मिल गए। ये एकदम सिंपल सी सिस्टम थी सुल्तान मोहम्मद शाह के आने से पहले। अब जो है कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनती है कि जिसका बयान मैं अब करूंगा, लेकिन उससे भी पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो सिस्टम है, आगा खानीज ये कहते हैं कि ये हमारा मजहब है। मजहब नहीं है, ये एक कल्ट है। इंग्लिश में इसको कल्ट बोलते हैं, CULT। उर्दू में शायद इसको मसलक बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है, इतना श्योर नहीं है। लेकिन हमको मजहब और कल्ट के बीच में मतलब समझना होगा। मजहब जो है उसमें क्या होता है कि एक डिवाइन सुप्रीम बीइंग होता है, लेकिन वो जो सुप्रीम है, डिवाइन है, पाक है, वो जमीन पे नहीं है, वो आसमान पे रहता है। वैसे तो बहुत सारे फर्क हैं कल्ट में और रिलीजन में, लेकिन ये एक ऐसा फर्क है कि जिसके अंदर कल्ट में अल्लाह जमीन पे होता है, रिलीजन में, मजहब में अल्लाह आसमान पे होता है, वो किसी के आसपास नहीं होता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, कल्ट में होता है। अब आगा खान साहब का ये जो मजहब है, जो मजहब नहीं है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो उनका रिलीजन हो गया, मजहब हो गया इस्लाम,
और वो ये कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम है, लेकिन उस इस्लाम पे चलने का हमारा जो तरीका है वो है शिया, इमामी, निजारी, इस्माइली। हम शिया मुस्लिम हैं और शिया में भी हम इस्माइली हैं और इस्माइली में भी हम निजारी हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारा तरीका है, लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। और कितनी हद तक गलत है वो एक लाइन में आ जाता है कि ये अल्लाह को मानने वाले नहीं है, ये एक ऐसे अल्लाह को मानने वाले हैं जो जमीन पे है, और उस आदमी का नाम है आगा खान। तो क्योंकि इस्लाम में इसकी बहुत सख्ती से मना की गई है, शिर्क कहा गया कि अल्लाह कोई नहीं हो सकता है अल्लाह के सिवा, ठीक है। आगा खान साहब अल्लाह बन गए, तो वो किस तरह से अल्लाह है जमात खाने में, वो तो हम बात बहुत सारी करेंगे, उसका सबूत मैं आपको दूंगा काफी तफसील से, ठीक है। लेकिन ये फर्क है कल्ट और रिलीजन में, कि रिलीजन में अल्लाह होता है आसमान पे और कल्ट में होता है अल्लाह जमीन पे, और वो अल्लाह जो है जमीन पे वो अपने फायदे का काम करता है। और आगा खानी का कल्ट एक अकेला कल्ट नहीं है, कल्ट बहुत हुए, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से कल्ट आए गए। लेकिन एक बात है कि आगा खानी एक लौता कल्ट है, एक लौता कल्ट है जो इस्लाम में से निकला, वरना इस्लाम में कभी कोई कल्ट हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इस्लाम इस चीज की मना करता है कि आप अल्लाह नहीं हो सकते हो। हिंदू में हो सकते हो, हिंदू में हर कोई चीज अल्लाह हो सकती है। क्रिश्चियन में अपनी सूरत दिखाने के लिए वो अपने बेटे को भेज सकता है क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियनिटी में से बहुत सारे कल्ट निकले, हिंदू में से बहुत सारे कल्ट है, आज भी है। आप इंडिया में जाके देखो, हर कोने पे एक अल्लाह मिलेगा आपको। इस्लाम में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो हो गया तो इस्लाम ही खत्म हो गया। और वही काम आगा खानी कर रहे हैं और वो काफी टाइम से कर रहे हैं। ये एक ही लौता कल्ट है कि जिसको इस्लाम ने ना समझा ना, और अगर समझा तो कुछ किया नहीं। और वो इस्लाम वाले क्यों नहीं करते हैं, ये कहानी बहुत लंबी है और ये बहुत ही मुझे दुख देती है। मैं इतना बोलूंगा सिर्फ। एनीवे, हम आगे चलते हैं। तो मैं ये बयान कर रहा था कि एक ही कल्ट इस्लाम में से निकला जो अभी तक जिंदा है, ठीक है। अब हमने ये रिलीजन और कल्ट का फर्क समझ लिया। अब जैसे मैंने बोला कि कल्ट के अंदर जो है कि बंदा जो है कि अल्लाह बनता है, वो अल्लाह अपने फायदे के लिए करता है। तो हिंदू वाले कल्ट में आप देखो, जैसे आसाराम बापू का हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, कि उन्होंने वो बोलते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, ठीक है। अब उन्होंने सारे गलत काम किए, आप आज जेल में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो है कि पैसे बहुत बनाए, बहुत बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती हुई, उनके बहुत बड़े बड़े लोग मुरीद बने, है ना। लेकिन आज जेल में बैठे हुए हैं क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने शिकायत कर दी कि उन्होंने जो है इनडिसेंटली उनको असॉल्ट किया। कि पैसे भी बनाना है, गलत भी काम करनी है, सारे पकड़े जाते हैं, आगा खान साहब नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन वो दिन भी अब आ रहा है, बड़ा नजदीक आ रहा है वो, और वो उनको भी मालूम है कि बहुत नजदीक आ रहा है वो। अब हमको समझना ये है कि आसाराम बापू का ये सिस्टम था कि भाई उन्होंने ये बताया मैं भगवान हूं वगैरह, पैसे ऐंठे, गलत काम भी बहुत सारे किए। आगा खान साहब का सिस्टम क्या है? मकसद तो पैसे ही बनाना है ना, उनका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। उनको अय्याशी करनी है, वो अलग बात है उन पैसों से, लेकिन बुनियादी तौर पे जो है सिस्टम, आगा खानी सिस्टम, वो पैसे की सिस्टम है ना, और क्या है। वो न इस्लाम है न कोई मजहब दूसरा है, वो तो सिर्फ एक कल्ट है कि जिसको पैसे बनाने हैं, और वो भी सिर्फ आगा खान को पैसे चाहिए, और कोई पैसे को हाथ नहीं लगा सकता है।
तो क्योंकि पैसे तो बिजनेस वाले भी बनाते हैं, उनका बिजनेस का मकसद क्या होता है? अब बताओ मुझे। एक आदमी बिजनेस करता है, क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। पैसे क्यों चाहिए? जिंदगी अच्छी गुजारनी है, इसलिए चाहिए। आगा खान साहब का भी वही है कि रिलीजन का बिजनेस बनाया, इस्लाम का बिजनेस बनाया और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। लेकिन ये बड़ा बिजनेस क्यों है? हम इसको इस लिहाज से हम इसकी कंपैरिजन करेंगे कि एक रास्ते पे छोटी सी दुकान होती है, एक गरीब आदमी है, छोटी सी कुछ चीजें लेकर बाजार में से लेके आता है, उसको बेचता है, थोड़ा मुनाफा बनाता है, वो भी एक बिजनेस है। फिर एक बिजनेस होता है जो मल्टीनेशनल होता है। आगा खान साहब का बिजनेस आपको समझना है तो आपको उसको एक मल्टीनेशनल, मल्टी लेवल बिजनेस के तरीके से समझना होगा। उसमें क्या होता है कि एक बिजनेस का ओनर है, टॉप में है, ठीक है। उसके बाद में उसने जो है कि जैसे बिजनेस में होता है कि एक टॉप ओनर होता है, फिर टॉप मैनेजमेंट होता है उसके नीचे, फिर उसके नीचे मिडिल मैनेजमेंट होता है, फिर उसके नीचे लोअर मैनेजमेंट होता है, फिर उसके नीचे लेबर फोर्स होती है ना। इस सिस्टम में एग्जैक्टली वही है, कोई फर्क नहीं है। आगा खान साहब टॉप में है, उसके नीचे टॉप मैनेजमेंट है जिसको हम LIF बोलते हैं, लीडर्स इंटरनेशनल फोरम। लीडर्स इंटरनेशनल फोरम क्या है कि हर ममालिक के अंदर या हर रीजन, दुनिया को कुछ रीजन्स में तकसीम किया गया है और हर रीजन के अंदर एक काउंसिल है। वो काउंसिल का जो बड़ा आदमी है, प्रेसिडेंट है या जो भी है, वो लीडर्स इंटरनेशनल फोरम का मेंबर है। और वो ऐसे 10-15 लोग होंगे कि जो वो LIF के मेंबर्स हैं और ये लोगों की कमेटी आगा खान को रिपोर्ट करती है। तो ये हो गया टॉप लेवल का मैनेजमेंट। अब आओ मिडिल मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये जो LIF के मेंबर हैं, जो हर रीजन के प्रेसिडेंट है काउंसिल के, इनके नीचे रीजनल काउंसिल है और वो रीजन को जो है कि वो मैनेज करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि चलो एक काउंसिल है, काउंसिल फॉर पाकिस्तान, उसका जो प्रेसिडेंट है वो LIF का मेंबर है। अब पाकिस्तान का तो वो हो ही गया, लेकिन पाकिस्तान के आसपास जो छोटी छोटी जगहें हैं, ममालिक हैं कि जहां पर काउंसिल बनाना बेकार है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, तो वो सारा आ गया अंडर में पाकिस्तान के। अब वो रीजन बन गया, तो रीजनल काउंसिल बनाई गई कि भाई अगर पाकिस्तान के आसपास कोई है, मान लो दुबई है, कि चलो कोई दूसरा है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान के अंडर में आ गया, तो वो रीजनल काउंसिल हो गई, उसका एक प्रेसिडेंट अलग हो गया। और वो सारे रीजनल प्रेसिडेंट है, वो जो है कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे और फिर पाकिस्तान वाला रिपोर्ट करेगा आगा खान को। अच्छा, अब यहां खत्म नहीं होता, ये तो मिडिल मैनेजमेंट हुआ। अब लोअर मैनेजमेंट पे। अब लोअर मैनेजमेंट पे क्या है कि भाई लोकल काउंसिल्स हैं, एक तो नेशनल काउंसिल हो गई ऊपर LIF में, फिर रीजनल काउंसिल हुई, फिर लोकल काउंसिल हुई, और वो लोकल काउंसिल के नीचे लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स को नाम दिया गया वॉलंटियर्स। अब ये वॉलंटियर्स क्यों दिया गया? जैसे लेबर में क्या होता है, फैक्ट्री में बंदा काम करता है तो 2 पैसे मिले, घर चला गया, दाल रोटी खा ली उसने, उसको मिलता कोई खास नहीं है। इसी तरह यहां पर ये वॉलंटियर को मिलता कोई खास नहीं है, दुआएं मिलती है उसको कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टम चलती है, मैं आपको बहुत दुआएं देता हूं, वो आप खुश हो जाओ। बाकी टाइटल वगैरह जो है वो सिर्फ जो है बड़े बड़े लोग हैं उनको मिलेगा। राय है, इत्मादी है, वजीर है, जो भी है, बहुत ही जाने दो बात को, तो वो सब टाइटल बड़े लोगों को मिलेगा। ये नहीं है कि बंदे ने कितनी खिदमत की है, वो नहीं होता है। ये होता है कि आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है, आपने पैसे कितने दिए हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और इसीलिए आगा खानी सिस्टम में आप देखोगे कि पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए, वो टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए लोग किस तरह से हरकत करते हैं, एक पार्लियामेंट में जिस तरह होती है, बेहुदा शर्मनाक वो काम होते हैं काउंसिल में, और एक दूसरे को कैसे खींचा जाता है, कैसी पॉलिटिक्स चलती है, वो अगर आपको सीखना है तो आप इस्माइली जमात खाने में जाओ।
अगर आपको पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना है तो इन लोगों से आप सीखो। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने अब तक ये कंपेयर किया कि ये मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल जो है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह है। और बाकायदा कंपनी में कैसे एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को टारगेट देता है कि भाई इतना तो अचीव करना ही करना है और इतने वक्त में करना है, वही होता है कि भाई ये काम करना है, और वो काम क्या है वो आइंदा हम देखेंगे। एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। अब आप मल्टीनेशनल कंपनी हो तो आप कुछ तो बेचते होंगे ना। आप या तो फिर कोई सामान बेचते होंगे या फिर कोई सर्विस बेचते होंगे, कुछ तो बेचना है ना आपको, कोई प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना बेचने के लिए। तो हम अब प्रोडक्ट की बात करेंगे कि हम उनके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट कौन हो गया? मुरीद हो गए। अब ये मुरीदों को जो है कि प्रोडक्ट बेचने हैं, तो अब एक इस्लाम है, मान लो इसमें कोई प्रोडक्ट है नहीं है, क्रिश्चियन में है नहीं है, वो कहते हैं कि भाई एक अल्लाह है उसको मानो, क्रिश्चियन वाले बोलते हैं सन ऑफ गॉड उसको मानो, बस। और अगर पैसे देने हैं तो एक बॉक्स पड़ा हुआ है मस्जिद के बाहर, चर्च के बाहर, वो डोनेशन है, उसको पैसे दे दो, ज़कात देनी है ज़कात दे दो, ठीक है। वो गरीबों में वो कमेटी बनती है, कमेटी जो है वो गरीबों में बांट देते हैं और मस्जिद का खर्चा चलाते हैं। और कोई एक आदमी वो पैसे रखता नहीं, वो कभी नहीं रखता है, कोई मुसलमान नहीं रखेगा ये पैसे, ये गारंटी मैं देता हूं। लेकिन यहां पर एक ही आदमी को पैसे जाते हैं और उसका नाम है आगा खान, और वो भी इस्लाम के नाम पे। तो अब यह आप देखो कि क्लाइंट जो है वो मुरीद है, बिजनेस मल्टीनेशनल है, और इसमें टॉप मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बहुत पढ़े लिखे आदमियों को रखा है, और उनका लालच सिर्फ जो है वो टाइटल है। आजकल मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को जो है कि प्रोफेशनल बेसिस पे रखा गया है कि आप जो है इतनी तनख्वाह ले लो और एकदम टॉप लेवल का काम करो। और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि जो लोग पैसे की हेराफेरी करते हैं इलीगल बेसिस पे, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उनको हम म्यूल बोलते हैं। म्यूल कि जो बोझ को उठाता है ना, गधा होता है, एक किस्म का गधा होता है, वो बोझ को उठाता है, तो उसको हम म्यूल बोलते हैं। तो पैसे वाले म्यूल बहुत हैं आगा खानी सिस्टम में। तो उनको ऐसा मैंने सुना है कि अगर मान लो कि अमेरिका से पैसे कैश में पहुंचाने हैं स्विट्जरलैंड तक, ठीक है, तो आपको 5% वो जो भी आप कैरी कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। उसमें आप बेवकूफ बनाओ गवर्नमेंट्स को और वो सब करो, 5% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है, लेकिन बाकी सारे पैसे जो है वो जाते हैं आगा खान साहब को। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर कि प्रोडक्ट हम बेचेंगे क्या। अब देखो प्रोडक्ट क्या है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट कि जो सबसे ज्यादा पैसे आगा खान के लिए बनाता है उसका नाम है दसोंद। दसोंद के बारे में हम बात तफसील से करेंगे आइंदा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि दसोंद 12.5% का टैक्स होता है। आपकी इनकम मान लो महीने की ₹1,00,000 है, तो $12,500 जो है वो आपको महीने के दे देने हैं आगा खान साहब को। ये हो गया दसोंद, ठीक है। उसके बाद में होती है मेहमानी। तो मेहमानी में क्या होता है कि अगर कोई मेहमान आपके घर पे आता है तो आप उनको नवाजिश मतलब उनकी मेहमान नवाजी करते हो ना, तो खाना बनाते हो, ये करते हो वो करते हो। तो ये मेहमानी क्या है कि भाई आगा खान साहब को आप मेहमान बना के अपने घर पे बुलाते हो, लेकिन वो घर पे तो नहीं आते। तो आगा खान साहब का दिल इतना नरम है कि वो कहते हैं कि मैं आपके घर तो नहीं आ सकता, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो वो पैसे जो है वो मेहमानी के पैसे होते हैं। फिर आगा खान साहब के लिए हम जो है मेहमानी तो अलग करते हैं, लेकिन फिर हम उनके लिए खाना भी लेके जाते हैं जमात खाने। तो क्योंकि वो उनको खाना है नहीं, तो हर बंदा जो है, अगर दुनिया में इतने सारे मुरीद हैं 15 मिलियन, तो वो सारे बंदे अपने घर से खाना बना के लेके जाते हैं जमात खाने में, और वो सारा खाना आगा खान साहब के लिए है। अब आगा खान साहब बोलते हैं मैं तो एक ही अकेला हूं, मैं खाना खा खा के कितना खाऊंगा, तो आप एक काम करो ना, ये खाना जो है कि इसको ऑक्शन कर दो और उसके बदले में पैसे मुझे दे दो। अब ऑक्शन जो है खाने का वो गरीबों के लिए नहीं है,
ओके, वो भूख से मरता होगा जमात खाने में, उसको नहीं देंगे। जो सबसे ज्यादा बिड करेगा ऑक्शन के अंदर उसको बोलते हैं नांदी। तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो खाने की आइटम के, उसको पैसे मिलेंगे और वो पैसे जाएंगे सीधे आगा खान साहब को। उसके बाद में वो जो नांदी होती है उसके पहले एक अवल सुफरा होता है। तो मान लो आपकी जमात खाने में 2000 लोग हैं, 1000 प्लेट आई है खाने की, तो 1000 प्लेट वहां पर सजाई जाती है और वहां पर उस 1000 जो प्लेट है उसका एक साथ में नीलाम होता है। तो वो नीलाम के अंदर क्या होता है कि जो भी एक साथ वो उसको नीलाम को जीतेगा, जो भी बड़ी रकम देगा उसको मिलेगा सवाब। वो 1000 प्लेटें खाने की नहीं मिलेगी, वो उसको ऐसा सवाब मिलेगा कि वो उसने वो 1000 प्लेट वो लेके आया, उसको बोलते अव्वल सुफरो। अब ये अव्वल सुफरो के पैसे तो डाल दिए जेब में, अब उसी चीज की वो नांदी भी करेंगे और वो नांदी जो हाईएस्ट बिडर होगा नीलाम के अंदर उसको पैसे देंगे। तो वो भी पैसे, तो एक प्लेट में 2 काम हो गए आपके, है ना। अब जो है कि मुझे याद आया, मैं कराची में 1994 की बात है शायद, कि मैं गार्डन जमात खाने में बैठा था उस दिन और खुशहाली का दिन था, शायद दिसंबर का महीना था और इमाम का बर्थडे था। 25 लाख रुपए में वो अव्वल सुफरा गया है, 25 लाख रुपए। और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि हम लोग जिसके घर पे रहते थे कराची के अंदर, उसके घर की वैल्यू 25 लाख रुपए थी। एक 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट था और बिल्कुल गार्डन जमात खाने के आसपास ही था, तकरीबन 500 मीटर भी दूर नहीं होगा। ये है अव्वल सुफरे की वैल्यू एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर। लेकिन ये कितने पैसे होते हैं सब मिलवा के, वो एक अलग ही टॉपिक है, वो लंबा टॉपिक है, उस पर तो हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अव्वल सुफरा, ये चौथा प्रोडक्ट हो गया। पहला हुआ था दसोन, फिर हुई मेहमानी, फिर हुई नांदी, अव्वल सुफरो। अब जो है कि आप तो गुनेगार हो, याद है ना, भूल गए आप तो बहुत बड़े गुनेगार हो, और गुनाह को माफ करने वाला कौन है? आगा खान साहब। तो आप जब भी जाओगे जमात खाने में आप पैसे लोगे और मुखी जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नुमाइंदा है, उसके हाथ में आप वो पैसे दोगे और हाथ जोड़ के बोलोगे कि मैं सर से पैर तक गुनेगार हूं, आगा खान साहब मुझे माफ कर दो। तो वो मुखी जो है वो आगा खान के बिहाफ पे आपको माफ कर देगा और वो पैसे ले लेगा। बहुत बड़ा दिल है उसका। फिर जो है कि अब जो है कि वो दुआ, उसने माफी तो मांग ली लेकिन अभी तक उसके गुनाह माफ हुए नहीं। तो वो क्या करता है कि डबल श्योर करने के लिए वो छांटे दलाता है। छांटा क्या होता है कि आपके सिर पे, आपके मुंह पे पानी फेंका जाता है, पाक पानी। अब आप पाक हो गए। पाक वो पानी कैसे हुआ? आगा खान साहब ने उस पर हाथ रख दिया, है ना, तो वो पाक हो गया। पैसे डाले प्लेट में और वो मुखी साहब ने जो है आपको मुंह पे छाटा दिया और दुआएं ये करी कि आगा खान साहब इस दफा तो बिल्कुल माफ कर देंगे आपको, बेफिक्र हो जाओ। और दुआ में किया, दुआ करावे में किया था कि नहीं किया था वो अलग बात है, उसको जाने तो भूल जाओ, लेकिन छाटे में तो बिल्कुल गारंटी माफ हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो आदमी जब मरने को होता है तो उसको भी, अब छांटे भी अलग अलग किस्म के होते हैं, अगर डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपको मरने से पहले डर लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, दोजख में जाऊंगा, क्या होगा। मैंने पूरी जिंदगी पैसे दिए हैं, छांटे दलाए, दुआ कराई, फिर भी मुझे डर है। अब जो है कि आपको महाजन का छांटा लेना है मरते मरते, महाजन का छांटा लो, आप बेफिक्र मरो। फरिश्ते आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोले हुए खड़े होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि जन्नत जैसी कोई चीज है। आपने छाटा ले लिया है ना महादन का। महादन का मतलब क्या होता है? महा मतलब बड़ा, दन मतलब दिन, बड़ा बड़ा दिन का मतलब डे ऑफ जजमेंट, रोजे कयामत। उसमें आप सीधा जन्नत में चले जाओगे। यहां आपने वो रोजाना पैसे दिए वो सब भूल जाओ। अच्छा, तो ये हो गया 7वां प्रोडक्ट। अब आपको यकीन आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सब नॉर्मल जमात खाने में हुआ है ना, इतनी सारे प्रोडक्ट्स बेचे।
अब यही जो है स्ट्रक्चर, ये 7 प्रोडक्ट को 15 अलग अलग मजलिसों में भी बेचा जाएगा, यही प्रोडक्ट को। तो मतलब आपने जमात खाने में ये सब किया, इतने पैसे दिए, अब 15 दूसरी मजलिसों में भी यही करो, 16 दफा ये सारे काम करो, 10 को छोड़कर। 10 एक ही दफा होगा, बाकी सब जो है वो 16 दफा होगा आपका। सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम पे ये नहीं था। सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम पे 1 मजलिस होगी, 2 मजलिस होगी, 3 मजलिस होगी। ये आगा खान के वक्त में कम से कम 15 मजलिसेस हैं, और उसमें से भी कुछ खुफिया हैं, कुछ पब्लिक के लिए है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब आगा खान साहब के वक्त में बहुत ही मुख्तसरन मैं बताऊंगा। एक तो 15 मजलिस उन्होंने बना डाली कि 15 दफा वही सारी चीजों को पैसे देने हैं, ठीक है। अब हो गया, उन्होंने एक नया स्कीम निकाला है। उसमें क्या है कि जमात खाने की जो भी प्रॉपर्टीज आपको नजर आती है, वो प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर एक स्कैम उन्होंने चलाया है, जो हम उसको स्कैम की बाद में बात करेंगे। और दूसरा एक लाइफ इंश्योरेंस का भी स्कैम चलाया है, ठीक है। वो भी एक नई आइटम है, नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट, ओके। लेकिन ये मार्केट में लॉन्च हो चुका है और इसको काफी लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने काफी न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने जो है कि फंडिंग कैंपेन्स भी किए हुए हैं, काफी सारे अलग अलग किस्म के। और जो है कि ये फंडिंग कैंपेन्स जो है, जैसे मिसाल के तौर पे कोविड हो गया, तो कोविड में लोगों को मदद करनी है तो आप हमको पैसे दो, लेकिन ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमने कितने कोविड पेशेंट्स को मदद की है, ये कभी भी नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन कोविड की तो चलो मैंने एक एग्जांपल दी, वैसे तो कितने सारे कैंपेन्स हैं, तो वो सारी बातें हम आगा खान साहब की बाद में करेंगे। अब सुल्तान मोहम्मद शाह ने दूसरा क्या किया, ये सिस्टम तो उन्होंने बना डाली। अब एक कोई भी बिजनेस होता है, उसके अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो होता है ना, आपके प्रोडक्ट को आपको फैलाना है। ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट होते हैं दुनिया में, उनको ये पहुंचाना है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदो। अब इनकी मार्केट जो है ना, वो सिर्फ आगा खानियों की मार्केट है, ये बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर वो जा सकते तो जाते हैं, लेकिन बाहर वाले जो है ना, इनकी चोरी पकड़ लेंगे, ये इनको मार डालेंगे। अगर ये सारी बातें जो अगर ये बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सारी बातें बाहर आ जाती है और वो लोग देखते हैं, इसीलिए वो बाहर वाले को कभी भी जो है कि वो बताएंगे नहीं। अपनी ही मार्केट अंदर अंदर जिनको उन्होंने बेवकूफ बना डाला है, उनके ही अंदर वो करेंगे, फिर वो गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। तो अब जो है कि स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए उन्होंने एक इदारा बनाया है, उसका नाम है इतरब। इतरब में क्या होता है, इतरब का नाम है कि इस्माइली तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड। ये सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद शाह ने बनाया। इसका नाम है, उन्होंने रखा था रिक्रिएशन क्लब। रिक्रिएशन क्लब बनते बनते वो इस्माइलिया एसोसिएशन बन गया धीरे धीरे उन्हीं की जिंदगी में, और उसके बाद में ये करंट आगा खान के जमाने में उसको आज हम इतरब बोलते हैं। तो रिक्रिएशन क्लब का मतलब कि भाई उसके अंदर उन्होंने मिशनरियों को हायर किया, और मिशनरी जो है इनको ब्रेन वॉश करना इन्होंने शुरू किया कि भाई आगा खान अल्लाह है, उसको पैसे नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो सारी डिटेल हम बाद में करेंगे कि वो क्या किस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती है। तो इतरब एक ऐसा इदारा है कि जहां पर ये सारी स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है, और उसमें सबसे बड़ा जो मार्केटिंग टूल होता है वो, जैसे मैंने अभी कहा कि मिशनरी वाइज देते हैं, और गिनान जो है, गिनान जो डिवोशनल लिटरेचर है, उसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब बातें की गई है, उसके बारे में भी हम बात आइंदा करेंगे। तो ये उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, और उन स्ट्रेटेजी में आप साइकोलॉजी, जो इंसान का दिमाग कितना कमजोर है, हालांकि इससे पावरफुल कोई चीज नहीं है इंसान के दिमाग से, लेकिन ये कमजोर भी है, ये बेवकूफ भी बन सकता है, और ये बेवकूफ भी बना सकता है। तो अगर आपको आता है बेवकूफ बनाना, तो आप लोगों को बनाओगे बेवकूफ, ये दिमाग में वो ताकत है। लेकिन अगर आप कमजोर हो तो आपका दिमाग बेवकूफ बन जाएगा,
और यही खेल सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यूज की वो इतनी गजब की थी। और वो जो मैं जेल खाने की बात करता हूं, कोई ईंट पत्थरों से नहीं बनी हुई है, वो हमारे दिमाग के साथ इतनी खूबसूरती से एक खिलवाड़ किया गया कि जहां पर हमको ये लगता है कि हम जो है एक बहुत ही अच्छी जगह में है और ये आदमी आगा खान जो है वो हमारे लिए कितना करता है, हालांकि हम उसके लिए करते हैं, हकीकत तो ये है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो उसके लिए कर रहा है। अब पागलपन बोलना है आपको, बोल लो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि मैं खुद रह चुका हूं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो लुटेरा है वो दानिश्वर है, वो दे रहा है, हकीकत ये है कि वो ले रहा है। ये होता है, इतना दिमाग के साथ खेल खेला गया, आपको यकीन नहीं आएगा जब ये मेरी बात सुनोगे आप साइकोलॉजी के ऊपर आइंदा एपिसोड्स में। तो आज मैंने आपको सुल्तान मोहम्मद शाह की जो सिस्टम है उसका ओवरव्यू दे दिया, उसकी आउटलाइन दे दी है। अब उसकी डिटेल जो है हम करंट आगा खान जब उनकी बात हम करेंगे उस जमाने में हम इसकी डिटेल में जाएंगे, साइकोलॉजी की डिटेल में, फाइनेंस की डिटेल में कि पैसे कितने आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे होते हैं, कैसे गवर्नमेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे मुरीदों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे जो ममालिक में लोग रहते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो सारी डिटेल हम बात करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।